जय हिंद, नमस्कार। कल के क्लास में हम लोग जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा क्लास बाकी रह गया था। तो आज इस क्लास को हम आप लोगों को पूरा करा रहे हैं। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे। हर एक बच्चा बेहतर तरीका से क्लास को करेगा और क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमारे लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो आप लोगों को बताए थे कि अमरबेल एक प्रकार का परजीवी पौधा है। अमरबेल एक प्रकार का कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। आप लोग अच्छे तरीका से क्या करेंगे? याद रख लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जो पेड़ और पौधा होते हैं उनमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उनमें पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? आप लोग फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। तो आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होता है। किसमें होता है? पत्ती में होता है। आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 41, हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर हरा पेड़ पौधा में भोजन बन रहा है तो भोजन बनने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों को जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मतलब जो पेड़ पौधा होते हैं उन पेड़ पौधों में जो गैस होते हैं उनका आदान प्रदान किनके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पेड़ पौधा के जो पत्ती होते हैं यानी जो पत्ता होता है, इस पत्ता पे छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को हम लोग रंध्र बोलते हैं और इन्हीं रंध्रों के वजह से क्या होता है? पेड़ पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चीज आवश्यक है? क्या आवश्यक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा बाबू? सभी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? पेड़ पौधा की पत्तियां हरा क्यों होता है? मतलब कि जो पेड़ पौधा होते हैं उस पेड़ पौधा का जो पत्ती होती है वह पत्ती यानी कि पत्ता हरा काहे होता है? किस कारण से पेड़ पौधा का पत्ता हरा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग क्या होता है? हरा होता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप लोग कहिएगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। कौन सा गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? उपयोग होता है। आप लोग याद रखेंगे कौन सा गैस का उपयोग होता है बाबू? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 47, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कौन सी गैस बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आप लोग याद रखिएगा कौन सी गैस बाहर निकलता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आगे देखते हैं जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पेड़ पौधा में दो संवाहक ऊतक होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो पूछ रहा है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? हम लोगों के मुख गुहा में यानी कि मुख में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बाबू? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन स्वपोषी है? इनमें से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी कहने का मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। इनमें से स्वपोषी कौन है? तो इनमें से हरे पौधे स्वपोषी हो जाएंगे। हरे पौधे कैसे हैं बाबू? तो हरे पौधे स्वपोषी हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 51, ध्यान दीजिएगा, जीवन के एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। आप लोग 51 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या है? तो वृद्धि है। आप लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 52, स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है? तो कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, नहीं इसमें नहीं होगा, पौधों में होगा। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो पौधों में क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। इस चीज को आप लोग बेहतर तरीका से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसकी भाग है बाबू? आप लोग फटाफट से 53 नंबर सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है बाबू? छोटी आंत का भाग है। आप लोग बेहतर तरीका से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 54, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 54 कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो कमेंट करेंगे बाबू। तो 54 पे कुछ बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं, तो 54 नंबर का ए हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 55, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मतलब कि स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या क्या चीज आवश्यक है, इस चीज को हम लोगों को क्या करना है? बताना है। तो पर्णहरित भी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी स्वपोषी पोषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 56, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? बिल्कुल रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। आप लोग इसको अच्छे तरीका से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है?
तो पशुओं और पौधों की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? इनमें से ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन सा है? 58 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए कि ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य कौन है। तो ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य क्या है बाबू? प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 59, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? कमेंट कीजिए फटाफट से। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है बाबू? हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे? याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास। देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतग्रहण होता है। आप लोग को याद रखना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है वो अंतग्रहण अमीबा में अधिकांश पोषण होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। इस चीज को आप लोग बेहतर तरीका से याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, मतलब दांत हम लोगों का जो है ये दांत, इस दांत की सबसे ऊपर वाला जो परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग। मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग छोटी आंत होती है। मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग छोटी आंत होती है। इस चीज को आप लोग बेहतर तरीका से याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए प्रश्न संख्या 64 की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? वैसा यंत्र, जिस यंत्र से हम लोग दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं उस यंत्र को हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? दूरदर्शी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 ध्यान दीजिएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 65 आप लोग कमेंट कीजिए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 67, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, समान हो, बराबर हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? मतलब उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब जिसमें नर का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इसमें मादा का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, यानी दोनों एक ही में हो, उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। तो केचुआ द्विलिंगी है। केचुआ द्विलिंगी यानी उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन
कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा, कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 70, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोगों को पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। सभी प्यारे बच्चों को, एक एक बच्चों को पता है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से पता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। मतलब पेड़ पौधा जो होते हैं उनमें क्या ऐसा क्या कौन चीज इसमें से उपस्थित रहता है जिसके कारण पेड़ पौधा का जो रंग होता है वो हरा दिखाई देता है। तो आप लोगों को पता है कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे के रंग क्या होते हैं, हरे दिखाई देते हैं। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की रंग हरे दिखाई देते हैं। आप लोगों को पता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, सभी प्यारे बच्चों को अच्छा तरीका से पता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। मतलब कि किस दर्पण का उपयोग हम लोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में करते हैं, तो उत्तल दर्पण आप लोग याद रखिएगा। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 74, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो मोटर गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसके साइड मिरर यानी कि जो शीशा पीछे से शीशा में देखते हैं ना कि पीछे से कौन गाड़ी वाला आ रहा है, उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब चिकित्सा क्षेत्र यानी कि मेडिकल में डॉक्टरों के द्वारा कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, रोगियों के नाक देखने के लिए, कान देखने के लिए, अंदर और गला देखने के लिए कौन सी दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोगों को पता है बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का क्या होता है, उपयोग होता है। आगे देखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सैलून होता है, जो सैलून में जो शीशा लगा रहता है, हम लोग बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने के लिए जब सैलून में जाते हैं तो उसमें जो शीशा लगा रहता है उस कौन दर्पण का शीशा है, उत्तल है या अवतल है या समतल दर्पण का है। तो आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू, 76 नंबर, 76 नंबर का बता दीजिए कौन सा दर्पण है बाबू, फटाफट से। अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 66 के बाद में, 76 के बाद में हम लोग 77 देखेंगे। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, जो कि 77 नंबर का आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 78 नंबर, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। मतलब कि स्लाइड पर किसी चीज को रख करके माइक्रोस्कोप से हम लोग कितना एक्स पर जूमिंग करके देखते हैं, तो 10x पर जूमिंग करके देखते हैं। कितने x पर देखते हैं, 10x पर क्या करते हैं, जूमिंग करके हम लोग देखते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 79, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कुल 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं बाबू, कुल 6 परमाणु होते हैं। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 80, ध्यान दीजिएगा, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं। हम लोगों का जो दांत है, इस दांत को साफ करने वाला जो दंत मंजन होता है,
ये प्रकृति इसका कैसा होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दांतों को साफ करने वाले दंतमंजन की प्रकृति छारियां होती है। कैसी होती है? छारियां होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने राय और विचार को कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी स्पेशल टीचर के द्वारा बिल्कुल फ्री में एकदम बढ़िया तरीका से चैप्टर वाइज कराई जाती है। तो देर किस बात की है, आप लोग भी देश राज्य एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर ही आप लोगों को सभी प्रकार की नोटिफिकेशन दी जाएगी और कैसे कैसे आपको नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है। हमेशा यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ अच्छे प्रकार से आप लोगों को गाइडलाइंस भी दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।